हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ आपकी तैयारी भी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल के बारे में, यानी जो मैथ की यूज होती है फिजिक्स में, जितना मैथ यूज होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला अभी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम मोस्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। एक तो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और दूसरा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी इसके बारे में हम सीखेंगे। और साथ ही स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, जो जनरली थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे हम, बेसिक सा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, यानी आपको शुरुआती ये मानो कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने से पहले मैं ये बात करूं कि ये मोशन होता क्या है, सबसे पहले वो तो जान लें। अगर हम मोशन को ही नहीं जान पाए तो हम मोशन इन 1D क्या पढ़ेंगे। तो पहले ये तो जान लें कि मोशन क्या होता है। एक तो देखिए हमारे पास है मोशन और एक होता है रेस्ट। ये दो चीजों को हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है और कब वो मोशन में है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ मान लीजिए ऐसे, ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन को चेंज करके यहां आ गया। अब कैसे आया वो हम बात कर लेंगे बाद में। मैं कैसे आया ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां तक, पहले ये ए पे था, अब ये आ गया बी पे, तो कैसे आया होगा, इस पे कोई फोर्स लगा होगा जो इसकी पोजीशन चेंज करके यहां तक लेके आया। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि ये मोशन और रेस्ट होता क्या। तो देखिए मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। मोशन को हम पढ़ेंगे तो रिलेटिव पढ़ेंगे। रिलेटिव का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन या रेस्ट। देखो सिंपल सा एग्जांपल लें अपन, मान लीजिए हम बस में बैठे हुए हैं। अब बस में बैठे हो तो बस में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, बस में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो सीट पे बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो जो जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। चाहे बस चल रही हो, भाई बस चल रही है, फिर भी उसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जैसे आप भी बैठे हो, बस चल रही है, मान लीजिए आप बस को बाहर नहीं देख रहे, बस से बाहर आप नहीं देख रहे और अंदर ही आप देख रहे, तो आपको क्या लगेगा कि सब क्या है, रेस्ट में। अब मैं बोलूं कि अब आप देखिए बाहर की तरफ, तो आपको क्या लगेगा, जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो भी जो शॉप है या बाहर जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। किधर कर रहा है, जिधर आप जा रहे हो उसके ऑपोजिट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है और वो बस को देख रहा है और उससे पूछा जाए कि बताइए कि इस बस में बैठा हुआ वो पैसेंजर रेस्ट में है या मोशन में, तो वो तो कहेगा मोशन में। क्यों, क्योंकि बस क्या है, मोशन में। तो कुछ समझ में आया कि यानी मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। अगर मैं ये पूछूं कि बाहर वाले व्यक्ति से बताइए बस में बैठा हुआ पैसेंजर रेस्ट में है मोशन में, वो कहेगा मोशन में, ये तो चल रहा है। वही चीज अगर अंदर बैठे हुए व्यक्ति से पूछे कि वो वाला व्यक्ति जो है, वो वाला पैसेंजर जो है वो रेस्ट में एक मोशन में, वो कहेगा रेस्ट में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर खड़े हुए है व्यक्ति है या फिर बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में। इसका मतलब जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रिलेटिव होगा। यानी हम मोशन को समझने से पहले हमें यह देखना जरूरी होगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल रेस्ट में है, ओवरऑल मोशन में है। यानी हमें उसके लिए मोशन में बताने के लिए या रेस्ट में उसको बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम बता किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो उसकी पोजीशन भी हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताएंगे, है कि नहीं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। किस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है
और उसकी हमें पोजीशन बतानी है, तो हम क्या लेते हैं, ग्राफ सा लेते हैं, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेशन होता है अपने पास, एक्स वाई और जेड। ये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोजीशन हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और इसको और पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है एक ग्राफ ले लेते हैं, ये लो, ये है अपने पास y, ठीक है, और ये हम लेते हैं x एक्सिस, ये हो गया अपने पास x, ये तो क्या हो गया x, और ये क्या हो गया y, ये तो हो गया x और ये क्या हो गया y। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, जैसे x1 y1 पे, और यहां से यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस है या फिर बोलो पोजीशन है वो r1 है, यहां से है, इस पॉइंट से ओरिजिन से ये इस प्रकार से डिस्टेंस पे रखा हुआ है x और y कोऑर्डिनेट पे। दूसरा मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, जो ले लिया हमने x2 और y2 पे, x2 और y2 पे, ये रखा हुआ है x2 और y2 पे, इसको बोल दिया हमने r2, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसको बोल दिया हमने डेल r। ओरिजिन से जो इसकी पोजीशन है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और दोनों जो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ये जो हमारे पास r1 और r2 है, r1 और r2, यानी r1 और r2 जो है ये अपने पास है पोजीशन वेक्टर, यानी ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या अपने पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, r1 और r2 क्या है पोजीशन वेक्टर, और डेल r क्या है अपने पास, डेल r अपने पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल r क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब जो मोशन होगा वो रिलेटिव होगा। मोशन होते हैं तीन टाइप के, मोशन कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। देखो तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1D मोशन, 1D यानी एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी एक तो होता है अपने पास 1D मोशन, एक ही डायरेक्शन में। जैसे हम ये मान लें कि जब हम डायरेक्शन लेते हैं तो तीन डायरेक्शन हम जनरली यूज करते हैं, एक्स वाई और जेड। अगर हम इसको फिजिक्स में बोलें तो देखो फिजिक्स में हम तीन डायरेक्शन कौन कौन से लेते हैं, एक लेते हैं हम आई कैप, एक लेते हैं हम जे कैप, और एक लेते हैं अपन के कैप। कोई भी एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो 1D मोशन है, यानी केवल आई डायरेक्शन में हो रहा है, या केवल जे डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर केवल के डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब वो 1D मोशन है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक वायर हमने ऐसे बांध रखा है, एक रस्सी बांध रखी है, और वो रस्सी क्या सीधी है, स्ट्रेट लाइन है। अब उस पर कोई चींटी चल के आ रही है, तो इसका मतलब उसकी जो मोशन है, उसका जो मोशन है वो चींटी जो उस हम बोले कि रस्सी से चल के आ रही है, तो उसके पास ऑप्शन एक ही है कि वो रस्सी से इधर जा सकती है, पीछे जा सकती, ना उस रस्सी से नीचे जा सकती, ना ऊपर जा सकती, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन क्या है, या उस रस्सी चलेगी वो। तो इसका मतलब इस प्रकार से जो रस्सी पे वो एक चिट्टी की जो मोशन हो रहा है वो कौन सा है, 1D मोशन। स्ट्रेट रोड पे कोई कार दौड़ रही है तो वो भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। या मान लो सीधी पटरी है उस पर रेल चल रही है तो वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी वन डायरेक्शन में ही मोशन करे वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है या 2 डायरेक्शन में कर रहा है तो वो 2D मोशन हो जाएगा, यानी प्लेन में मोशन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 1D मोशन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन है अपने पास मोशन की हो, तो उसको हम बोलेंगे 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। दूसरा है अपने पास 2D मोशन। 2D मोशन, 2D मोशन क्या होता है, 2D का मतलब होता है कि जिसमें 2 डायरेक्शन चलती हो, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो प्लेन में मोशन होता है, प्लेन में मोशन जो होता है वो होता है 2D मोशन, जिसमें 2 डायरेक्शन होती है। आई जे हो सकती है, जे के हो सकती है, और जे के हो सकती है, आई के हो सकती है। यानी 2 डायरेक्शन जो है वो उस मोशन में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो कौन सा है, 2D मोशन। तो मोशन का मतलब क्या हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो चेंज होना है उसी को हम मोशन बोलते हैं, कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की
पोजीशन जो चेंज होती है वो क्या उसका मोशन है। ठीक है, तो हमने 1D मोशन देखा, 2D देखा। अब देखिए एक मोशन होता है 3D, जो अब हम नहीं पढ़ने वाले। अब का मतलब हम 11th-12th में उसको नहीं पढ़ने वाले। वो जो 3D मोशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कॉलेज में। कॉलेज का मतलब जब हम बीएससी करते हैं उस समय उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में 3D मोशन। तो इसका मतलब मोशन 3D भी होता है, लेकिन वो अब हम इस समय नहीं पढ़ेंगे, यानी 11th-12th में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अपने को जरूरत है दो की, 1D और 2D। अब 1D मोशन जो है वो एक डायरेक्शन में होगा, 2D है उसके पास दो डायरेक्शन होगी, यानी दो डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो होगा 2D। या फिर मैं बोलूँ कि प्लेन में जो मोशन हो रहा है वो 2D है। जैसे प्लेन में दो मोशन होते हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। ये 2D में आते हैं और 1D में एक डायरेक्शन में मोशन आता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने पास थोड़ी सी मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजिशन, इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट में। ठीक है, तो यानी मोशन जो होगा वो रिलेटिव होगा, मोशन जो होगा वो रिलेटिव होगा, किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको देखेंगे। पोजीशन जो होगी वो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे कि ये देखो ये है ए, मान लेते हैं इसको, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो जिसको हमने लिखा डेल r से। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा मोशन क्या होता है उसके बारे में बताया। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, 1D मोशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी 1D रहेगी। या तो आई में होगा, या फिर जे में होगा, या फिर के में होगा, किसी एक डायरेक्शन में मोशन होगा, यानी या तो एक्स एक्सेस, या फिर वाई एक्सेस, या फिर जेड एक्सेस में मोशन होगा। ठीक है, अब जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो दो चीज होती है अपने पास, एक है डिस्टेंस और दूसरा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। यानी एक तो क्या है डिस्टेंस, एक तो है अपने पास डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, एक तो है डिस्टेंस और दूसरा क्या है डिस्प्लेस। तो देखो सबसे पहले हमें यह समझना है कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए मैं ये बोलूं आपको कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे है ए और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है बी, या फिर पॉइंट बोल दूं कि एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है। या तो आप ऐसे जा सकते हो उस पे, या फिर आप ऐसे घूम के इस पे इस प्रकार से जा सकते हो। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए जो पॉसिबल शॉर्ट डिस्टेंस है, फिर से देखिए कि ए से बी तक जाने में जो सीधी डिस्टेंस हम ऐसे बोल सकते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो तो है डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारे पास ऐसे घूम के आ रहा है टोटल पाथ है वो क्या है डिस्टेंस, वो क्या है डिस्टेंस, वो क्या है डिस्टेंस है। वो क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस है वो तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्ग टर्न लेके हम आ रहे हैं, यानी जो पाथ की टोटल जो लेंथ है वो क्या है डिस्टेंस। अब देखो थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहां एक मकान है, उसकी छत पे आप खड़े हो, और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इधर कोई दूसरा मकान है, उसकी छत पे आपका फ्रेंड खड़ा है, ये आप खड़े हो और ये आपका फ्रेंड खड़ा है। अब समझते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से एक एग्जांपल से। ये छत है, इस पे आप खड़े हो, ये छत है दूसरी उसी कॉलोनी में जिस पे आपका दोस्त खड़ा है। ठीक है, आप अपने दोस्त को देख पा रहे हो, तो जो देख पा रहे हो यानी आपका जो आई कांटेक्ट है, उसकी जो डिस्टेंस है वो तो है डिस्प्लेसमेंट, वो तो क्या है डिस्प्लेसमेंट। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड और आप आई कांटेक्ट से जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो तो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट।
और इशारा हुआ आपकी तरफ, बुलाया गया आपको चाय नाश्ते पे, है ना। हो सकता है कि चाय का टाइम हो रखा हो और आपको दोस्त ने बुलाया हो कि आ जाओ बैठ के चाय पीते हैं और कुछ बातें भी करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने खुशी से अपने मकान से नीचे उतरे, ऐसे गलियों से घूमते घूम घूम आकर आप क्या गए, इसके पास चले गए। हो सकता है ये छत पे ही हो और ये बोल दे कि छत पे ही आ जाओ आप, हम क्या हैं छत पे ही हैं अभी, तो ये लो छत पे आ जाओ आप। जब इस प्रकार से आपको बोल दिया जाए कि छत पे ही आ जाओ, तो आप क्या करोगे, जाओगे भैया, आप तो जाना ही पड़ेगा, दोस्त है आपका। तो आप क्या करोगे, ऐसे घूम घुमा के आप उसकी छत पे चले गए। ये लो एकदम सिंपल एग्जांपल, आई कांटेक्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई कांटेक्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट। आपको बुलाया गया, आप गए गलियों से घूम घुमा के रोड से होते हुए, और जैसे ही आप पहुंचे तब आपने अपना एवरेज चेक किया। एवरेज का मतलब आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो आपने पाथ कवर किया वो क्या है आपकी डिस्टेंस, ये होगी आपकी डिस्टेंस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई कांटेक्ट हुआ, इशारा किया गया कि आइए चाय पीते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो ये जो आंखों ने जो पाथ ट्रेवल किया वो तो डिस्प्लेसमेंट है, जबकि आपके पैरों ने जो किया वो क्या है डिस्टेंस। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो और देखते हैं इसको आगे। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है ए से बी तक आप चल के गए हो और हमने मान लिया कि आप 4 किलोमीटर चले, फिर आपका विचार चेंज हुआ और आप चलने लग गए ऐसे 90 डिग्री पे घूम करके ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब जैसे ये नॉर्थ की तरफ चलने लग गए। फिर आप चले 3 किलोमीटर और पॉइंट सी पे पहुंच गए। अब मैं ये बोलूं कि ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी ये जो आपने इस प्रकार से एक जर्नी यानी ए से सी तक पहुंचने का काम किया आपने किसी टाइम पे, तो देखिए इसमें मैं ये आपसे पूछूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है, यानी डिस्टेंस कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, दोनों में आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि जो हमने पाथ कवर किया है वो तो मेरा डिस्टेंस है। पाथ कवर कौन सा किया, पहले आप इधर से आए ये लो, फिर आप इधर गए यानी ये लो, यानी डिस्टेंस तो आपकी हो गई 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर, यानी आपका एवरेज जो है वो तो कितना आया 7 किलोमीटर का। यानी आपकी ओडोमीटर जो है वो तो किस प्रकार से मेजर किया उसने 7 किलोमीटर। आगे देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखो आप आए कहां से वो कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखो आप आए किधर से उसका कोई मतलब नहीं, केवल आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का बताओ और वो जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ए से सी तक की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या बन रहा है अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसके बीच की डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए मैथ से अगर हम देखें तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हमें पता चल गया कि ए सी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये लो ए बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने पास 16 + 9, यानी ये आ गया अपने पास 5 आ गया ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आई 5 आई, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास 5 किलोमीटर है। तो इससे एक चीज और समझ में आई अपने को, अगर मैं ये बोलूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी छोटी रहेगी यानी कम रहेगी, डिस्टेंस जो है उससे कम रहेगी डिस्प्लेसमेंट, या इक्वल भी हो सकती है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है तो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मैं ये बात करूं कि ये तो बात हमने कर ली मैथ से, सिंपली मैथ से हमने इसको सोल्व कर दिया। अगर हम इसमें फिजिक्स लगाएं
तो फिजिक्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो फिजिक्स में हम एक पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में ट्रायंगल लो, ये कोई वेक्टर होता है ए और ये कोई वेक्टर होता है बी और इसका जो रिजल्टेड होता है इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। इसका मतलब हमारे पास आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम पीछे वाली कंडीशन में ये मानूं कि ये इस प्रकार से मैं लूं, ये एक्स है, नहीं ये वाई है और ये एक्स है, ये एक्स है ये वाई है, इस प्रकार से यदि हम लें तो हमारे को पता चल गया कि 4 तो आई हो गया प्लस 3 जे हो गया, यानी इसकी जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आर मान लो, ये इस प्रकार से आ गया अपने पास। तो ये लो, यानी आर की वैल्यू जो क्या आ गई अपने पास, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई 4i प्लस 3j। हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे अपन। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, तो ए स्क्वायर कितना 16 प्लस बी स्क्वायर कितना 19 का रूट, 9 का रूट कितना आ गया, ये लो 25 का रूट इक्वल टू 5। ये हम कर सकते हैं इसको फिजिक्स अप्लाई करके। ठीक है, तो एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ जो कवर करते हैं वो होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो हम ये बोलेंगे पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक और देखते हैं अपन। मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए, यहां से हम चले और बी तक पहुंच गए, ए से चले बी तक, बी से चले अपन सी तक और सी से चले गए अपन डी तक, ए से बी तक, बी से सी तक। हमने मान लिया कि हम यहां चले थे 2 किलोमीटर ए से बी तक, और जो बी से सी है वहां पे चले थे हम 3 किलोमीटर, और इसमें फिर हमने चल दिया 2 किलोमीटर। क्लियर। अब अपने को दो चीज देखनी है इसमें, एक तो देखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और एक देखना अपने को डिस्टेंस, एक देखना अपने को डिस्टेंस, एक क्या देखना अपने को डिस्टेंस। यानी एक तो अपने को देखना डिस्प्लेसमेंट और एक देखना अपने को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि टोटल पाथ है वही डिस्टेंस है 2 3 2, यानी 2 प्लस 3 5 प्लस 2 यानी कितना हो गया 7। तो डिस्टेंस तो आ गया अपने पास 7 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या आ गई 7 किलोमीटर। अब अपने को देखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये लो ऐसे यहां तक की डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी ए से डी होगी, ए से डी। जबकि डिस्टेंस क्या हुई थी अपनी ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये हुई अपनी डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से कर दें इसको, ये लो ये लो, कर सकते हैं। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये होगी, यानी ये भी क्या आ जाएगी 2 किलोमीटर, और जितनी ये है बी से सी तक की उतनी ये होगी, इसको मान लेते हैं ओ से डी तक की, यानी 3 किलोमीटर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रायंगल बन के आ रहा है। देखो 2 प्लस 2 यानी 4, और ये 3, और ये निकालना अपने को, और ये 90 डिग्री एंगल बन गया। इसका मतलब हाइपोटेंस निकालनी है अपने को। तो 3 और 4 की हाइपोटेंस क्या आएगी 5 आएगी, 5 किलोमीटर। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा अपने पास 5 किलोमीटर आएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा अपने पास 5 किलोमीटर आएगा, 5 किलोमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है। और देखते हैं इसमें एक, ये जो डिस्टेंस होती है, या फिर मैं बोलूं पहले डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है स्केलर। इसका मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। एक और, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या इक्वल हो सकती है। एस को मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और इसको डिस्टेंस। देखो रिप्रेजेंट तो हम सेम से भी कर सकते हैं इसको, मैंने तो केवल और केवल अलग डिनोट करने के लिए इसको अलग अलग ले लिया। ये लो, यानी डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ी ही होगी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा, यानी मोशन में कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसको, ये वो वाले जो उस वाली कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसको, और अच्छे से क्लियर करते हैं। इतनी बात तो अपने को समझ में आई, अब देखो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स जो है उसकी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होती है वो किससे होती है, न्यूमेरिकल से होती है, प्रैक्टिस से होती है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा, स्ट्रोंग होता जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि हम कभी उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है 6 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले तो ये देखना आपको डायरेक्शन कैसे लेनी है। देखो जब भी आप डायरेक्शन ले रहे होते किस पे, नोटबुक में, तो ऊपर की तरफ हम नॉर्थ लेते हैं, यानी इधर नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, और फिर ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि 6 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, तो पहले तो 6 मीटर ऊपर की तरफ चलना अपने को। ये लो देखो 6 मीटर ऊपर की तरफ चले, ये लो चल दिया, ऊपर का मतलब नॉर्थ की तरफ चले अपन 6 मीटर। आगे क्या करें, 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर चल गए, ये लो 8 मीटर चले गए ईस्ट की तरफ, यहां पहुंच गए। 10 मीटर वर्टिकली, ध्यान से समझो, 10 मीटर वर्टिकली, 10 मीटर वर्टिकली का मतलब ऐसे ही, ये 10 मीटर यहां आ गए अपन, यहां से 10 मीटर वर्टिकली, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें बतानी है, जो क्या होगी अपने पास, डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे पढ़ो, अपवर्ड व्हाट इज द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। आपको ये बताना कि जो जहां से चले थे, चले तो यहां से थे अपन, इससे जो फाइनल पॉइंट आया उसके बीच का जो है अपने पास डिस्टेंस, वही क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो ये नॉर्थ की तरफ चले 6 मीटर, ईस्ट की तरफ चले 8 मीटर, अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब ऐसे बाहर की तरफ आ गए, इस प्रकार से यहां आ गए, मान लीजिए 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गए, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और वो हमें निकालनी है। कैसे निकाल, देखो यहां से आगे इधर है, यहाँ पे आ गए, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब पहले क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो इन दोनों का ये निकालना पड़ेगा अपने को, भाई हम एक ट्राइंगल से ये तो निकाल सकते हैं इसको, तो पहले तो इन ट्राइंगल से ये निकालना पड़ेगा, फिर एक ये हो जाएगी ऐसी साइड, एक ये हो गई, तो ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, तो ये इसका हाइपोटेनस हम निकाल देंगे। तो पहले तो ये देखो इनका क्या आएगा, तो 6 और 8 का जो हाइपोटेनस आएगा वो 10 आएगा, निकालना आता है ना हाइपोटेनस। तो कैसे निकालें, देखो हाइपोटेनस जो होता है वो होता है रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, यानी 64 प्लस 36 का रूट, यानी 100 का रूट कितना आएगा अपने पास, 10। तो ये तो वैल्यू आ गई अपने पास 10। अब 10 इसको बाहर की तरफ लेके आओ, इसका मतलब ये बेस हो गया, ये वो हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, तो ये क्या ले सकते हैं अपन, हाइपोटेनस। तो देखो इसके साथ ऐसे कैसे इधर आया 10, और ये वाला बताना अपने को, यानी कुछ इस प्रकार से बना लो कि 10 तो ये है और 10 ही ये जा रहा है, 10 मीटर दोनों, और बताना अपने को ये, तो निकाल सकते हैं इसको आराम से, कितना आएगा ये 10 रूट 2। कैसे, इसी प्रकार से यहाँ 10 10
10 स्क्वायर 100 कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, और 200 का रूट कितना आएगा 10√2, यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा अपने पास 10√2 आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10√2 आएगा, तो 10√2 इसका क्या आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। एक चीज क्लियर हुई, यानी जैसे जैसे हमारे को क्वेश्चन में डाटा दिए गए हैं उसको आराम से शांत माइंड से हम सोचते जाएं, इमेजिन करते जाएं, यानी अपने माइंड में इमेज बनती जाए, तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, देखो आराम से। एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी बता रखी है अपने को 1 मीटर, रोल हो रहा मतलब गुड़ रहा वो फॉरवर्ड आगे की तरफ, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांस्टेंट विथ द ग्राउंड इज। देखो ये क्या कह रहा है कि अपने पास एक क्या है, व्हील है, ये लो, इसकी जो रेडियस है वो है 1 मीटर, ये लो इसकी रेडियस है 1 मीटर, और इसके ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लो, ये लो ये टच कर रहा है ग्राउंड को, एक व्हील था, ये अपने पास व्हील है, इसकी रेडियस है वो 1 मीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर है, ये एक पॉइंट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसको ऐसे ढकेला गया, यानी ये गुड़ता गुड़ता यहां से यहां पे आया, यानी इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, इस पे मोशन कर रहा है, ये मोशन करते हुए यहां पे आ गया, ये लो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ये जो पॉइंट था ये यहां पे आ गया, क्योंकि इसने बोला कि हाफ रिवोल्यूशन किया इसने, हाफ का मतलब जो पॉइंट नीचे था वो ऊपर आ गया, इतना ही रिवोल्यूशन इसने किया है, इसने घूमते हुए इतना ही रिवोल्यूशन किया है जितना कि ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट घूम करके ऊपर आ गया, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल यहां पे आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ये लो ये पूछ रहे हैं हमसे, यानी ए से बी तक की वैल्यू, ए से बी तक की वैल्यू बता सकते हैं आराम से। इसकी रेडियस कितनी होगी, आर थी, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2r हो गई यहां से यहां तक, ये वाली वैल्यू आधा रिवोल्यूशन किया है इसने, आधे का मतलब अगर ये पूरा घूमता तो कितनी डिस्टेंस कवर करता 2πr कवर करता, लेकिन घुमा ही कितना है आधा रिवोल्यूशन, इसका मतलब इसने कवर कितनी की है πr कवर की, यानी यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है πr है, क्योंकि आधा ही रिवोल्यूशन किया, जब आधा ही किया है इसका मतलब πr इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, तो अब आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ए से बी तक की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं ओ, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 4r स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर r स्क्वायर, आगे पीछे कर देते हैं इसको, क्योंकि आगे मैंने ओ बी लिया है, तो इसको मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का रूट इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का क्या लगे इधर, रूट लगे, r की वैल्यू अपने को गिवन है, r की वैल्यू क्या है गिवन है, कितनी 1, तो हम क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 4 का रूट इक्वल टू ए बी, यानी
इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आई है, जो आधा रिवोल्यूशन करने के बाद वो ऊपर पहुंच गया, उसके बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है अपने पास, पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट। तो पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट, यहां से रूट नहीं लगा तो ये लो पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट। समझ में? यानी हमें सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब तक हमारे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए, सॉल्यूशन नहीं कर सकते हम उसका। जब यही नहीं पता चले ये कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है, तो हम कैसे इसको सोल्व कर लेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपके माइंड में इमेज बने तो आप क्वेश्चन को उतने ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे एक और देखते हैं, कोई है तो नहीं। ये देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर इज ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब देखो, ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। देखो डिस्टेंस, ये तो लिखा हमने डिस्प्लेसमेंट, और ये लिखा हमने डिस्टेंस। इन दोनों का जो न्यूमेरिकल रेशियो है, मान लीजिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। भाई एक कंडीशन देखो, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो छोटी या इक्वल होगी किससे? डिस्टेंस से। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं, एक कंडीशन में दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो 1 आ जाएगा। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है तो 1 आ जाएगा। अगर अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या रहेगी? डिस्टेंस बड़ी रहेगी। और जब डिस्टेंस बड़ी रहेगी तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, और जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो उसका जो डिवाइड हम करेंगे, उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 से क्या आएगी? छोटी वैल्यू आएगी। यानी अगर ऐसी कंडीशन होगी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा है, तो हमारे पास 1 से कम वैल्यू आएगी। 1 से क्या आएगी? कम आएगी वैल्यू, 1 से कम आएगी। अब इसमें ऑप्शन देखिए, सबसे पहला कि लेस देन 1, यानी हमेशा ही 1 से छोटी आएगी? नहीं, क्योंकि अगर दोनों बराबर हुए तो एक के इक्वल भी आ सकती है। इसका मतलब पहला क्या हो गया? गलत। 1 के इक्वल ही आएगी हमेशा? नहीं। अगर डिस्टेंस बड़ा हुआ तो 1 के इक्वल तो नहीं आएगी, तो हमेशा तो नहीं कर सकते। इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इक्वल हो सकती है और बड़ी हो सकती है। नहीं, ये होगा इक्वल और लेस देन 1, यानी या तो 1 के इक्वल आ सकती है या 1 से छोटी आ सकती है। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि 1 ही आएगा, ये भी नहीं कर सकते कि ऑलवेज 1 से छोटी आएगी। वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू पे। अगर दोनों बराबर है तो 1 आ जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो फिर 1 से छोटी ही आएगी इनका रेशियो। ठीक है, ये बात हुई अपनी डिस्प्लेसमेंट की, ये बात किसकी हुई? अपनी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब देखिए अब देखिए अपने पास अगला जो है अपने पास वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को v से लिख सकते हैं, वेलोसिटी को v से लिख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्पीड की, कि स्पीड क्या होती है। तो यदि हम नॉर्मली बात करें तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यदि हम बेसिक बात करें तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हम ये कह सकते हैं कि v जो होती है वो डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए s ले लिया भाई, टाइम ले लिया t। ठीक है, अब हम इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है एवरेज, एक क्या होता है? एवरेज। तो अभी हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो पहले तो इसको हम समझेंगे, देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप घर से निकले, यानी आपका ये घर है, यहां से आप निकले, 1 मिनट, देखिए ये आपका घर है, यहां से आप चले, आपके पास कार है, कार लेके आप निकले, आपने क्या किया, यहां से यहां तक चले, आपकी स्पीड थी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हो। ये मान लीजिए आपके पास टाइम लिया आपने आधा घंटा, यानी आधे घंटे तक आपने चला, ठीक है। फिर आपको कुछ याद आ गया चलते चलते कि अरे हमने तो उसको बोला था कि इतने टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। फिर आपने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ाया आपने, और आपने कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर, और पहुंच गए आप अपने जगह जहां पे आपको पहुंचना था, बी पॉइंट पे, यानी आप पहुंच के मार्केट मान लो, या फिर कहीं आप जा रहे थे, अपने दोस्त के घर जा रहे थे, वहां पर आप पहुंच गए। यहाँ पे जो आपने टाइम लिया वो लिया आपने मान लीजिए 1 घंटा, 1 आवर। फिर से समझो, आप घर से निकले कार लेकर के 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आधे घंटे तक आप चलते रहे अपनी मस्ती में। फिर आपको याद आया, अरे उसको तो मैंने टाइम दिया था, उस टाइम पे तो मेरे को पहुंचना है, अगर मैं उस टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो हो सकता वो ना मिले। तो क्या किया आपने, अपनी गति को अपने बढ़ाया और वो कर दिया आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी। और जैसे आपने ये की, फिर भी आपको 1 घंटा और चलना पड़ा बी तक पहुंचने के लिए। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, काम भी आपको पहले से याद है, जाना कहां ये भी आपको पता है, अगर आपको घर से चलना हो तो ऐसी स्पीड बताओ कि जब घर से आप निकलो और बी पॉइंट तक जब पहुंचो तो सेम स्पीड हो आपकी। बट लेकिन बात एक और याद रखनी है, टाइम उतना ही लगना चाहिए, 1.5 घंटा ही आपको लगे, घर से निकलो तब ही आपकी स्पीड फिक्स हो जाए, उसी स्पीड से आप बी तक पहुंच जाओ, वो स्पीड बताओ, वो होती है एवरेज। कैसे निकालोगे? फिर आप क्या करोगे, अच्छा मैं डिस्टेंस देख लेता हूं, जैसे मैं डिस्टेंस देख लूंगा उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी स्पीड से चलना है। करते देखो, ये आधा घंटा चला यहां तक, स्पीड और टाइम है अपने पास, देखिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम यानी 20 मल्टीप्लाई 1/2। इसका मतलब ये क्या है, ये आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर की थी पहले। चलो ठीक है, फिर इसको पॉइंट ओ मान लेते, यहां तक पहुंचे आप तो 40 से देखो, ये S2 मान लेता हूं, उसको S1 मान लेता हूं, यानी ये डिस्टेंस S1 है, ये डिस्टेंस अपने पास S2 है। S2 इक्वल टू ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 1, यानी ये कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। इसका मतलब आपके घर से आपके फ्रेंड के घर की, या जहां पे आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया था वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये है अपने पास कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। फिर कभी आपका दोस्त बुलाए आपको, तो ऐसी क्या स्पीड हो सकती है
कि उसी स्पीड से आप उतने ही टाइम में वहां पे पहुंच जाओ। तो देखो उस स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये देखो स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी है 50, टाइम कितना लगना चाहिए अपने को, वही 1.5 घंटा लगना चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो गया 3/2, 3/2 को 3 नीचे लिख दिया और ऊपर 2 लिख दिया, यानी कितना आ गया 100/3, यानी 100/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। अगर इसको हम और सोल्व करें तो क्या आ जाएगा अपने पास T1 फिर 3.34 किलोमीटर पर आवर, यानी ना आपको 20 से चलना है ना आपको 40 से, आपको चलना है 33.34 अप्रोक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवलिंग टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवलिंग टाइम, यानी वो डिस्टेंस कितनी है और उस डिस्टेंस पे चला गया टाइम कितना है, वो हो गई अपने पास एवरेज स्पीड। एक होती है इंस्टेंट, एक क्या होती है इंस्टेंट स्पीड। इसका मतलब है कि अचानक से हमने देखा उस समय स्पीड क्या थी, या फिर कोई पॉइंट हमने लिया उस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, वो वाली होती है इंस्टेंट स्पीड। और वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, देखो एवरेज जो स्पीड होती है अपने पास, हम उसको इस प्रकार से लिख देते हैं v इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, यानी ये हो जाएगा अपने पास S2 माइनस S1/T2 माइनस T1। तो देखिए एक टाइम पे अगर हम थोड़े से टाइम के लिए बोले तो उस टाइम पे उस पॉइंट पे हमारे पास जो इंस्टेंट स्पीड होती है उसको हम अप्रोक्स एवरेज स्पीड के इक्वल मान सकते हैं। कैसे लिखेंगे उसको, उसको लिखेंगे कि v जो अपने पास आएगी वो लिमिट डेल टी इक्वल टू 0, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं डेल एस बाई डेल टी। और इस वैल्यू को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे डी एस बाई डी टी। ये होती है थोड़ी सी, डिफरेंशिएशन का यूज ही हम थोड़े से के लिए करते हैं, इंटीग्रेशन का करते हैं कि थोड़ा सा अपने पास पूरा निकालने के लिए, और डिफरेंशिएशन का पूरे में से थोड़ा सा निकालने के लिए हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पार्ट। तो इसका मतलब ये होगी इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी स्पीड की। इसी प्रकार से सेम हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी की। सेम किसकी बात कर सकते हैं हम, वेलोसिटी की। वेलोसिटी, तो देखिए वेलोसिटी जो होती है अपने पास, वेलोसिटी जो होती है v वेक्टर, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v जो है वो होगी s बाई t। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, v वेक्टर s वेक्टर बाई t। अगर हम एवरेज की बात करें तो सेम वैसा का वैसा इसमें है। एवरेज की बात करें वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी अपने पास, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो देखो एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वो क्या आएगी अपने पास एवरेज, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल ट्रेवलिंग टाइम, टोटल ट्रेवलिंग टाइम, जितने टाइम हम चले हैं वो वाली वैल्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v का जो एवरेज है, यानी वेलोसिटी का जो एवरेज है, या फिर मैं बोलूँ एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी डेल एस बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1 बाई टी, S2 माइनस S1 बाई टी। एक इंस्टेंट की हम बात कर रहे थे, वो क्या आएगी अपने पास, जिस प्रकार से उसकी आई v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये लो, ये तीन चीज है अपने पास, एकदम सिंपल। देखो और समझते हैं इसको अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये देखिए, ओ ये डिस्प्लेसमेंट का बच गया, चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो एन ए एथलेटिक्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस r
आर रेडियस है, वो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर देता है। एक खिलाड़ी मान लीजिए आप, एक व्यक्ति सर्कल राउंड में घूम करके 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कर देता है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लगती है। जो हमारे को टाइम दिया गया है वो दिया गया 2 मिनट और 20 सेकेंड। अगर इसको हम सेकंड में ही रिप्रेजेंट करें तो कितना आ जाएगा, देखो 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 20 तो कितना आ जाएगा, 140 सेकेंड। अब देखिए इसमें से कितने राउंड का वो पूरा कर सकता है, तो 3 राउंड तो वो कंप्लीट कर लेगा, 40 40 40, यानी 40 सेकंड में, फिर दूसरा 40 सेकंड में, फिर तीसरा 40 सेकंड में, यानी 120 सेकंड में वो 3 राउंड पूरा कर देगा। 120 सेकंड में 3 राउंड पूरा कर देगा, यानी 3 बार वो घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से वो चला था, यानी इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी उसके पास 20 सेकंड हो रहा है, पूरा राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड लगी। 20 सेकंड में कितना चल सकता है वो, आधा राउंड। आधा राउंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये था अपने पास एक ट्रैक, 2 कैसे आ गए इसमें, हाँ ये ट्रैक था, इसमें अपने पास ये वैल्यू थी रेडियस की आर। वो मान लीजिए यहां से शुरू किया, उसने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए 120 सेकंड में। अभी भी उसके पास 20 सेकंड और है चलने के लिए, तो वो यहां से चल करके यहां तक आ गया। 20 सेकंड में आधा राउंड ही कंप्लीट कर पाएगा, तो 20 सेकंड में यहां तक आ गया। अब पूछा जा रहा है अपने को कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, तो ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो कितनी है अपने पास, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस r प्लस आर यानी 2r। r प्लस आर यानी कितनी होगी, 2r। r प्लस आर यानी 2r, ठीक है। तो यानी इसमें वैल्यू क्या आ गई अपने पास, r प्लस आर यानी 2r। अब हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की। सबसे पहले मैं ये लेता हूं, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन रोड पे, स्ट्रेट रोड है, ऑफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, यानी उसके पास जितनी भी डिस्टेंस है उसका जो टारगेट है, मान लीजिए उसका टारगेट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना। उसका टारगेट क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, ठीक। उसका टारगेट क्या है, पॉइंट ए से बी तक जाना। अब इस डिस्टेंस को भी हम मान लेते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, 2x है। एज्यूम कर लिया हमने कि उसका टारगेट था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2x हमने एज्यूम कर ली। क्यों, जब मानने की बात है, जब हमें खुद को ही एज्यूम करना है तो ऐसी वैल्यू एज्यूम करें ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अगर हमें खुद को ही एज्यूम करना है और हम कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं जिससे कैलकुलेशन हार्ड हो रही है, तो फिर क्या मतलब है। तो ध्यान रहे, जब भी हमारे को कोई चीज एज्यूम करनी पड़े तो ऐसी एज्यूम करो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने 2x ले लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को हाफ हाफ करना, तो मैं x कर दूंगा। ये कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस, मतलब हाफ डिस्टेंस ये x ले ली यहां से यहां तक, और ये भी x ले ली मैंने यहां से यहां तक, हाफ डिस्टेंस होगी, हाफ डिस्टेंस होगी। अब आगे देखो क्या कर रहा है कि हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है v1 से, यानी यहां से यहां तक। इसको पॉइंट को o बोल देता हूं मैं, इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, o बोल दिया। तो a से o तक जो है वो वेलोसिटी है इसकी v1, और फिर हाफ ऑफ डिस्टेंस यानी o से b तक की वेलोसिटी क्या है, v2। हमारे को फाइंड क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करनी है अपने को, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे को क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका मतलब एवरेज स्पीड भी वही होगी, एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल ट्रेवलिंग टाइम। तो देखो हमारे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इसकी, और उसके लिए अपने को चाहिए टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को मैंने मान लिया टी, टोटल टाइम को मैंने मान लिया टी। ये तो अपने पास है वैल्यू, टी की वैल्यू निकालनी है। अगर टी की वैल्यू अपने को मिल जाए तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू रखें और एवरेज वेलोसिटी इसकी हम आराम से फाइंड कर दें। अब देखिए आगे,
यहाँ पे जो टाइम लगा है उसको हम t1 बोल दें और यहाँ पे जो टाइम लगा उसको t2 बोल दें। तो t जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास t1 प्लस t2। t क्या आ जाएगा अपने पास t1 प्लस t2। तो t1 निकाल सकते हैं आप आराम से। क्यों? देखो वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो टाइम निकालना तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस में वेलोसिटी का डिवाइड करना है। इसका मतलब t1 की वैल्यू तो बहुत इजी आ गई अपने पास से, x बाई v1 आ गई और ये आ गई x बाई v2। इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू यानी t आ जाएगा अपने पास। तो t अपने पास क्या आएगा, देखो ये लिखा मैंने 2x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2। अब इसको हम सोल्व कर दें, नीचे वाले का एलसीएम ले। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, देखो v1 और v2 आ जाएगा इसका एलसीएम, v1 और v2 क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये आ जाएगा देखो v2 x प्लस v1 x और ऊपर अपने पास 2x है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, ये देखिए ये इसको ऊपर ले जाऊं मैं तो 2x मल्टीप्लाई v1 और v2 घुमा दिया इसको ऊपर, और इसमें से x कॉमन लेके मैं इसको ऐसे लिख दूं v1 प्लस v2। तो x से x कैंसिल हो गया। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या आई अपने पास 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, जब आपको सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से कवर कर रहे हैं तो उसका जो एवरेज आएगा उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी मेथड हमने आपको बताया। जैसे अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए, नहीं इसको नहीं, एक बार ये देखिए, वन कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जो बच गई उसको 60 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो इसकी एवरेज स्पीड अपने को बतानी है। मान लीजिए कार जो चली वो पॉइंट ए से चल करके बी तक पहुंची, ए से चल करके बी तक पहुंच गई, ए से चल करके बी तक पहुंच गई। अब ये कह रहा 1/3 का मतलब ये पूरी मैं मान लेता हूं 3x डिस्टेंस थी। मैंने कहा ना जब खुद को अज्यूम करना हो तो ऐसी वैल्यू अज्यूम करें ताकि हमारे को कैलकुलेशन इजी वे में करनी पड़े, या फिर मैं कहूं कि इजी वे में वो कैलकुलेशन हो जाए। तो देखो 1/3 का मतलब इसमें x डिस्टेंस जो है वो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी जो बच गया वो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की, और ये कितना बच गया 2x। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड क्या होगी अपने पास, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवलिंग टाइम। डिस्टेंस अपने को पता है क्योंकि हमने अज्यूम किया था 3x, तो डिस्टेंस तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो तो अज्यूम कर रखी है हमने। अज्यूम कर रखी है तो वो कितनी है 3x, तो उसको तो मैंने लिख दिया 3x। अब अपने को चाहिए टाइम, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए क्या बताया था, देखो स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम चाहिए तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 20, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2x, स्पीड कितनी है 60, यानी कितना आ गया x बाई 30। तो टोटल टाइम कितना हुआ x बाई 20, तो यहां लगा किस में है, यूनिट देखना है, स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो मैंने डिस्टेंस ली है वो किलोमीटर में ली है, और ये क्या आएगी किस में आएगी, आवर्स में आएगी। तो ये हो गया, ये कितना आ गया देखो x बाई 20 प्लस x बाई 30, x बाई 20 प्लस x बाई 30, तो ये कितना आ गया देखो 3x डिवाइडेड बाई, इसको हम सोल्व करें तो इसका एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम 60, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, तो ये कितना हो गया 5x हो गया। यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको क्या लिखूं मैं, इस प्रकार से लिखूं कि 3x डिवाइडेड बाई 5x डिवाइडेड बाई 60, जिसको मैं ऊपर ले गया, यानी क्या हो गया 60। देखो x से x कट गया, x से x
5 से कितनी बार, 5 से 12 बार, और 12 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 36। तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। कर सकते हैं इसको आराम से, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलो एक और देखते हैं, ऐसा और देखते हैं ऐसा है क्या कोई क्वेश्चन अपने पास। ये देखिए, ये भी अच्छा है। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए दो ट्रेन जा रही हैं, एक ट्रेन इतनी लेंथ की है और दूसरी ट्रेन इतनी लेंथ की। कोई सी ट्रेन किसी को भी पास करे, किसी को भी क्रॉस करे, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो ऐड होगी। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, मान लीजिए इस ट्रेन को इसे पास करना है, इसे क्रॉस करना है, तो इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जितने दोनों ट्रेन की लेंथ है। यानी डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी, जितनी दोनों ट्रेन की लेंथ है। हाँ, कोई कार है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी लेंथ को नेग्लेक्ट मार देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर चली कोई कार, तो 1 किलोमीटर में कार की लेंथ कितनी होगी 2 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 2 मीटर का क्या है, तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ट्रेन जब होती है उस समय ट्रेन चाहे ट्रेन को क्रॉस करे और ट्रेन चाहे ब्रिज को क्रॉस करे, ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करे, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करे यानी पुल को क्रॉस करे, ट्रेन पोल को क्रॉस करे। तीनों चीजें समझनी है आपको। ट्रेन अगर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर वो डिस्टेंस कवर कर रही है। ट्रेन यदि किसी पोल को पोल को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन अपनी खुद की जो लेंथ है उसको कवर कर रही है, यानी उतनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है। ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है यानी पुल के ऊपर से जा रही है, तो जितनी डिस्टेंस पुल और ट्रेन की है उतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी ट्रेन। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि दोनों जो ट्रेन है उसकी तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो वो दोनों की जो जितनी लेंथ है उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। ट्रेन अगर पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी जितनी लेंथ है उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ट्रेन किसी पुल को क्रॉस कर रही है तो पुल और ट्रेन की जितनी लेंथ है उतनी ही वो डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखो, ये लो, ये तो ट्रेन की लेंथ है 150, और किसको क्रॉस कर रही है, वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है 850। और क्या पूछा है, टाइम पूछा है, स्पीड आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, 150 मीटर की तो ट्रेन है और 850 मीटर का क्या है, ब्रिज है। तो इसका मतलब ये हो गया 1000 मीटर, यानी इसको हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करनी है इतनी स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमें टाइम बताना, तो देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 1 और स्पीड कितनी है 45, 1/45, 1/45, और इतना टाइम लगेगा। लेकिन ऑप्शन किस में है, सेकंड में। ऑप्शन किस में है, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितनी से मिनट होती है, तो देखो 1 घंटे में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो या तो ऐसे निकाल दो इसको, देखो 15 से करें इसको, 3 टाइम, 4 टाइम, 20 टाइम, यानी आगे 80 सेकंड। या फिर पहले इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इसको मीटर में रख सकते हो, इसको मीटर पर सेकंड में बना सकते हो, इसको मीटर पर सेकंड में बना सकते हो। 80 सेकंड, यानी उस ट्रेन को जिसकी लेंथ ये है, इतने मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा, यानी 80 सेकंड लगेंगे उसको। ठीक है, समझ आया इस बात, कर पाएंगे। अब देखिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन इसका। ये क्या है, हाँ इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए। देखिए, एक मैन है, वो चल रहा है स्टेट रोड पे, और वो घर से गया मार्केट। मान लीजिए उसका घर यहाँ पे ए पॉइंट पे, और वो गया मार्केट, यहाँ पे बी पे मार्केट है उसका, और घर से मार्केट की जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है क्या, 2.5 किलोमीटर है। घर से मार्केट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.5। एक व्यक्ति चल के गया है, आगे क्या करे, उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, ये जाते समय की उसकी स्पीड है। ठीक है, उसने देखा कि मार्केट तो क्या है, बंद है। मार्केट क्या बंद है। अब उसने जैसे ये देखा कि मार्केट बंद है, वो तुरंत क्या करता है, टर्न लेता है, और जैसे ही उसने टर्न लिया, अब वो चलना स्टार्ट करता है। जब घर की तरफ आता तो वो चलना स्टार्ट करता है 7.5 किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज और बताता हूं आपको, अगर घर से निकलकर आप किसी काम पे के लिए जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, या किसी किसी फ्रेंड्स के घर जा रहे हो, तो जाने में आपको टाइम ज्यादा लगता है। आप देखना कभी महसूस करके, जब आप जा रहे होते तो टाइम ज्यादा लगता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है अपने आप ही। लेकिन जब आप आ रहे होते हो तो जल्दी आ जाते हो अपने घर पे, आप जल्दी आ जाते हो। इसका मतलब आते समय स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ऐसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए, आते समय इसकी स्पीड भी बढ़ गई। ठीक है, 7.5 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि ये एवरेज स्पीड बतानी, लेकिन चला इतना ही, चल इतना ही पाया है 0 से 40 तक ही। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि घर पहुंचा कि नहीं, या कहीं और ही जाने की जल्दी थी तब ये इसने स्पीड बढ़ाई है। इंसान घर से निकलता है मार्केट जाने के लिए, चलता है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मार्केट की डिस्टेंस है घर से वो कितनी है, 2.5। मार्केट में पहुंचा, उसने देखा मार्केट तो बंद, तुरंत वो टर्न लेता है और वापस घर की तरफ चलता है। और चलता कितने से है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। लेकिन ये बोल रहा है कि बस केवल 40 सेकंड तक ही चला है ये पूरी जर्नी। इसका मतलब घर तो वो शायद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो देखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये मार्केट पहुंचने में टाइम कितना लिया। तो अपने पास डिस्टेंस भी, अपने पास वेलोसिटी भी है, तो टाइम अपन आराम से निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 2.5 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब उसको टाइम कितना लगा, ये तो टाइम लगा उसको, इसको यहाँ से 0 कर दिया तो ये आ गया 1/2 आवर्स। यानी इसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे 30 मिनट लगे भाई। जाने में उसने 30 मिनट लगा दी। अब आने में उसको कितना टाइम लगना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि आते समय वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो देखिए, अब उसके पास 40 सेकंड टोटल थी, 30 सेकंड तो वो जाने में लगा दिया, सॉरी 30 मिनट तो वो जाने में लगा दिया, तो इसका मतलब 10 मिनट और बची उसके पास। अब 10 मिनट से वो इस स्पीड से चलेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी 7.5, और टाइम कितना बचा उसके पास, ओनली 10 मिनट। अब देखो, ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी घंटे में बना दो, ये लो 60। ये इससे कट गया, तो इसको 3 से 2 बार, 3 से 2.5 टाइम, यानी ये आ गया 2.5/2 किलोमीटर। घर तो नहीं पहुंचा वो, घर आने के लिए तो उसको 2.5 किलोमीटर चाहिए। घर तो नहीं पहुंचा वो, कहीं बीच में रुक गया, चीटिंग कर ली उसने घर वालों के साथ, है ना। घर तो नहीं पहुंचा, फिर भी हमें तो एवरेज देखना है। तो देखो, जाने में कितनी डिस्टेंस थी उसकी 2.5, आने के लिए कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है 2.5/2, यानी टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई है। टोटल डिस्टेंस यदि हम देखें यहाँ से तो कितनी आई है अपने पास टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस आई है अपने पास 2.5 प्लस 2.5/2, तो कितनी हो जाएगी 3 × 2.5/2। ठीक है, 2.5 प्लस 2.5/2,
तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7/7.5/2। ये इतनी डिस्टेंस इसने कवर की 7.5/2 किलोमीटर। टाइम कितना लगा उसको? 40 मिनट। पहले ये देखते हैं किस में इसका ऑप्शन, अच्छा किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब जो अपने पास टाइम है उसको किलोमीटर में आवर्स में बना लेंगे। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 7.5/2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 40, मिनट को घंटे में बनाया तो 60 से। ये देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 3 टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करें क्या? ऑप्शन कैसे है? ऑप्शन तो ठीक ठाक है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा अपने को। 7.5/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना 40 मल्टीप्लाई 60, 1 0 से 1 0 काट दो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0, क्या हो गया 0.45, ये आ गया 45/8 किलोमीटर पर आवर। 45/8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाली, फिर टाइम अपने पास था तो हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया और अपने पास वैल्यू आ गई। ये देखिए ये तो देखिए ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, सेमी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? ये सेमी सर्कल है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 2r आएगी, यानी 2r का मतलब r आपको दे रखी 10, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आई अपने पास वो कितनी आई है? 20 मीटर है क्या? मीटर। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20, टाइम कितना है 5, तो ये कट के कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी था। आगे ये कौन सा है? हाँ ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसको सोल्व करवाते हैं। देखिए ए पार्टिकल मूव फॉर 20 सेकेंड विथ वेलोसिटी 20 सेकेंड तक चला है 3 मीटर पर सेकेंड की। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उसने, देखेंगे। फिर चला है 4 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड तक। फिर चला है 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 20 सेकेंड, और आपको बताना एवरेज वेलोसिटी। और ये पूरी जो आप डिस्टेंस कवर कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन में ही कवर कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगी S1 कितना होगा, तो डिस्टेंस वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी कितनी है इसकी 3 और टाइम कितना है 20, इसका मतलब इसने कितनी कवर की होगी 60 मीटर। फिर 4 से उसने चला है 20 सेकेंड तक, इसका मतलब S2 डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उसने 80 मीटर। फिर वो चला है 5 से 20 यानी 100। पहले वो चला है 20 सेकेंड तक 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर वो चला 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 20 सेकेंड। तो देखो डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 60, 4 मल्टीप्लाई 20 80, और 5 मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आ कितनी गई अपने पास 042। कितने टाइम में कवर की इसने? ये तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ गई,
और हमें निकालना एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितने आएगी 240 और टाइम कितना है 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड, इसका मतलब 60 सेकंड। अब ये भी देखना है कि ऑप्शन किस में मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं करना है इसको। ये लो, ये कितना हो गया 4 टाइम हो गया क्या 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमने अच्छे से पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमने अच्छे से पढ़ लिया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्या कर रहा है कि दो बॉयज हैं स्टैंडिंग एट ए एंड ऑफ ए और बी। एक यहां मान लीजिए ए, एक तो यहां पे है ए और एक यहां पे है बी, और इसके बीच की डिस्टेंस है वो है ए, स्मॉल ए बी के बीच की। स्टार्ट रनिंग, बी है वो स्टार्ट करता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कौन बी, ये वाला जो बी है ये परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर क्या करता है चलना शुरू करता है इधर ऐसे v1 वेलोसिटी से। ए और बी दो पॉइंट थे, दोनों पे दो बॉयज खड़े थे। बी पे जो खड़ा था वो इसके परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट करता है v1 वेलोसिटी से। आगे क्या करें, ए जो है स्टार्ट रनिंग और क्या करता है वेलोसिटी v से कैच द बी, इसको पकड़ने के लिए ये इधर चलता है ऐसे, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। तो जितना ये चला होगा उतने टाइम ये चला होगा, इसका मतलब टाइम दोनों का क्या है सेम है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है ए बी के बीच की और ये अपने को डिस्टेंस मिल जाए और ये डिस्टेंस मिल जाए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये इसने परपेंडिकुलर बोला है क्वेश्चन में। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू हम निकालें, इसकी तो ए है, इसकी v मल्टीप्लाई टी हो गया और इसकी v1 टी हो गया। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया इसका। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या आया अपने पास v और t, तो इसका मतलब v t का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या अपने पास v1 t, कहां चला गया v1 t का स्क्वायर और प्लस ये a का स्क्वायर। तीनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट बोल दो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, और डिस्टेंस है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, दोनों एक जैसे से। ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू अरे प्लस ए स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इसका टाइम, टाइम टी एंड टाइम निकालना अपने को। तो देखिए इसको इधर भेजो, v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और t की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे कैसे हैं इसके। अच्छा, इसी में दे रखेंगे ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात की। अब अगले लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी को और अच्छे से पढ़ेंगे, यानी हम उसको और अप लेवल में पढ़ेंगे अपडेट पर करके। हाँ, आज के लिए इतना ही था, पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, कोई क्वेश्चन बचा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए,
समझते रहिए और फिजिक्स के साथ आनंद से रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।